नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा प्रस्तुत हूँ आपके सामने आपके लिए एक नया मॉड्यूल लेकर, जिसका नाम है किशोरों में जीवन कौशल एवं संपूर्ण स्वास्थ्य। यह मॉड्यूल खासकर लगभग 10-11 से 14-15 वर्ष के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम 5 वीडियो की एक श्रृंखला आपके समक्ष लेकर आएंगे। बच्चों, बचपन से किशोरावस्था की तरफ कदम रखते हुए इस परिवर्तन के दौरान हमें कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं और इन बदलावों के कारण कई बार बच्चे घबरा जाते हैं या उनमें इन बदलावों से संबंधित कई सारे प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं और जिज्ञासावश वो इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन कई बार इन प्रश्नों के जो जवाब हैं वो उन्हें गलत दिशा की ओर ले जाते हैं या जो जवाब हैं वो अक्सर जो वर्षों पुरानी सामाजिक धारणाएं हैं उन धारणाओं से प्रभावित होते हैं। और आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, जिसमें से कुछ जानकारी उचित होती है और कुछ उचित नहीं होती है। तो हमारा उद्देश्य वास्तव में ये जो सालों से चल रहे मिथक हैं, इन मिथकों को तोड़ना है और किशोर व बालकों को, बालिकाओं को अपने संबंध में, स्वयं के संबंध में जागरूक करना है, ताकि आपको अपनी जिज्ञासाओं के, अपने सवालों के सही जवाब वास्तव में प्राप्त हो सके। तो बच्चों, इस मॉड्यूल को हम आपके समक्ष 5 भागों के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। ये 5 भाग कौन कौन से होंगे? तो जो पहला भाग होगा, जिसे कि हम आज शुरू करेंगे, वो होगा किशोरों में किशोरावस्था संबंधित बदलाव एवं प्रजनन स्वास्थ्य। दूसरा भाग होगा किशोरों में पोषण का महत्व। तीसरा भाग होगा किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। चौथा भाग होगा किशोरों में चोट एवं हिंसा से संबंधित जानकारी और अंतिम व 5वां भाग होगा किशोरावस्था में गैर संचारी रोगों के संबंध में जानकारी। तो बच्चों, ये 5 वीडियो वास्तव में आपको अपने स्वयं के बारे में जागरूक करने के लिए हैं या उन सवालों के जवाब आपको देने के लिए हैं जो आपके मन में अक्सर उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों, हमारे पहले भाग में हम आपकी किशोरावस्था में जो परिवर्तन होने लगते हैं, खासकर जो शारीरिक और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तन हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो किशोरावस्था का काल है क्या? सबसे पहले हम देखें तो किशोरावस्था वास्तव में बाल्यकाल से युवावस्था की ओर होने वाला परिवर्तन है। यानी जब हम बालपन से युवा होने की ओर बढ़ते हैं तो हमें इस किशोर वय आयु से गुजरना होता है। और यहाँ आप इस चित्र से भी देख सकते हैं। और ये आयु का काल क्या होता है? लगभग 10 से 19 वर्ष। अब इस दौरान हमें विभिन्न परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को हम शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन तथा लैंगिक परिवर्तनों के रूप में समझ सकते हैं। अब यहाँ हम हमारे इस मॉड्यूल में आपके जो शारीरिक और लैंगिक परिवर्तन होते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, शारीरिक परिवर्तनों में पुरुषों में और स्त्रियों में कई सारे परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के साथ ही लड़कों और लड़कियों में शारीरिक बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूंछों का आना, शरीर पर बालों का बढ़ना, आवाज़ का भारी हो जाना, कंठ में बाहर की ओर वृद्धि होने लगना, जननांगों का विकास होना, कंधे चौड़े होना, लंबाई तथा भार में वृद्धि होना तथा चेहरे पर मुहासों का आना, ये मुख्य परिवर्तन सिर्फ पुरुषों में होने वाले परिवर्तन हैं। इनमें कुछ परिवर्तन ऐसे भी हैं जो महिलाओं में भी होते हैं। तो आपको यहाँ देखना है कि महिलाओं में या स्त्रियों में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन आते हैं। स्तनों का विकास होने लगता है, प्यूबिक एरिया में बालों का उगना शुरू हो जाता है, रजोदर्शन या मासिक धर्म की शुरुआत भी होने लगती है। अब रजोदर्शन या मासिक धर्म क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। शरीर पर बालों का बढ़ना, ये दोनों जो जेंडर हैं उनमें एक कॉमन चेंज है, यानी पुरुषों और स्त्रियों दोनों में जो शरीर पर बाल हैं वो बढ़ने लगते हैं। आवाज़ का पतला होना, तो जहाँ पुरुषों में आवाज़ भारी होने लगती है, वहीं स्त्रियों में, लड़कियों में आवाज़
धीरे धीरे महीन या पतली होने लगती है। जननांगों का विकास होना, ये भी एक कॉमन चेंज है। पुरुषों के जननांगों का भी विकास होता है और महिलाओं के जननांगों का भी विकास होता है। पेड़ू अस्थि का चौड़ा होना, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जहाँ पुरुषों में कंधे वाला भाग है उसमें चौड़ाई बढ़ने लगती है, वहीं लड़कियों में या स्त्रियों में जो पेड़ू अस्थि वाला भाग है वहाँ चौड़ाई बढ़ने लगती है। लंबाई तथा भार में वृद्धि दोनों जेंडर में कॉमन है। चेहरे पर मुहासों का आना भी दोनों जेंडर में कॉमन है। अब हम बात करते हैं मुख्य लैंगिक परिवर्तनों की। लैंगिक परिवर्तनों को जानने के लिए हमें पहले जो लैंगिक संरचना है उसको समझना है, तो हम यहाँ पहले पुरुषों की लैंगिक संरचना को समझ रहे हैं। पुरुषों की लैंगिक संरचना में ये स्ट्रक्चर, ये संरचना जो आप देख रहे हैं, ये है मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है। उसके बाद ये जो संरचना है इसको नाम दिया जाता है शुक्राशय का, जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं। फिर ये जो वाहिनियाँ यहाँ आप देख रहे हैं ये कहलाती हैं शुक्रवाहिनी, क्योंकि इनके द्वारा जो शुक्राणु हैं वो लाए जाते हैं। उसके बाद ये ग्रंथि जो है इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ये जो बाहरी संरचना आप देख रहे हैं इसे शिश्न कहा जाता है। उसके बाद ये संरचना जो देख रहे हैं आप, इसको अधिवृषण, और इसके नीचे जो बड़ी संरचना है इसको वृषण कहा जाता है। और इस शिश्न के अंदर से आप देखेंगे कि एक नलिका आ रही है और इस नलिका को हम क्या नाम देते हैं? मूत्रमार्ग का नाम देते हैं। अब पुरुषों के लैंगिक परिवर्तनों में क्या क्या सम्मिलित हैं वो देख लेते हैं। वीर्यपात या वीर्य स्खलन शुरू हो जाता है। इसके अलावा शुक्राणुओं का निर्माण भी अब शुरू होने लगता है। शिश्न में तनाव होने लगता है। शुक्राणुओं में निर्माण के साथ साथ ही ये जो बाहरी संरचना है शिश्न, इसमें एक विशेष प्रकार का तनाव उत्पन्न होने लगता है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण बढ़ने लगता है। उसके अलावा प्यूबिक एरिया में बालों का उगना, ये हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं स्त्रियों में या महिलाओं में होने वाले मुख्य लैंगिक परिवर्तनों की। तो इसके लिए भी हमें पहले स्त्रियों की जो संरचना है, जो लैंगिक अंगों की संरचना है, उसे जान लेना चाहिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये जो आंतरिक भाग है इसको नाम दिया जाता है गर्भाशय का। ये है गर्भाशय, जहाँ पर कोई भी शिशु जो है उसका पालन होता है। जन्म से पहले गर्भावस्था के दौरान शिशु इसी गर्भाशय में पलता बढ़ता है। उसके बाद आप ये जो दो संरचनाएं, दो वाहिनियां दोनों तरफ देख रहे हैं, इन वाहिनियों को अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब्स का नाम दिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये संरचना भी दोनों तरफ है और इस संरचना को कहते हैं अंडाशय या ओवरी। तो स्त्रियों में दो फैलोपियन ट्यूब्स या अंडवाहिनियाँ होती हैं और दो अंडाशय या ओवरीज होती हैं। उसके अलावा ये जो हिस्सा है नीचे वाला, इसको गर्भाशयी ग्रीवा कहते हैं। और बाहरी हिस्सा, जैसे पुरुषों में हमने बात की थी शिश्न की, वैसे ही यहाँ स्त्रियों में जो बाहरी हिस्सा है इसे योनि का नाम दिया जाता है। अब जो स्त्रियों के लैंगिक परिवर्तन है उसकी बात कर लेते हैं। मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। तो बच्चों, मासिक धर्म क्या है, यहाँ थोड़ा सा आपको जान लेना है कि यहाँ दोनों जो आप अंडाशय देख रहे हैं इनमें से किसी भी अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। यहाँ इस गर्भाशय में जो इसकी दीवारें हैं और जो स्थान है ये तैयार रहता है निषेचन के लिए, कि यदि भ्रूण बन जाए तो उस स्थिति में उस भ्रूण को पोषण देने के लिए ये गर्भाशय तैयार रहता है। परंतु यदि निषेचन नहीं होता है तो उस स्थिति में वो जो अंडा तैयार हुआ है तथा इस गर्भाशय का जो भी दीवार पे जो रक्त इकट्ठा हुआ है, जो ऊतक इकट्ठे हुए हैं, वो प्रत्येक महायोनि द्वारा बाहर आते हैं और इसी को हम मासिक धर्म या रजोदर्शन का नाम देते हैं। अंडोत्सर्जन शुरू हो जाता है, यानी अंडे का उत्सर्जन, अंडे का बाहर निकलना शुरू हो जाता है। स्तनों का विकास होने लगता है। विपरीत लिंग की और आकर्षण तथा प्यूबिक एरिया में बालों का उगना, ये महिलाओं में भी होता है और पुरुषों के लैंगिक परिवर्तनों में भी हमने इसको देखा था। अब हम मासिक धर्म के बारे में या मासिक चक्र के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। तो वास्तव में एक मासिक चक्र
28 दिन का 28 दिवस का होता है। यहाँ आप इसे चक्र के रूप में देख पा रहे हैं। इस चक्र में 3 फेज़ आप देख रहे हैं। एक फेज़ कहलाता है पीरियड, एक कहलाता है फॉलिकुलर फेज़ और एक कहलाता है ल्यूटल फेज़। ये 3 फेज़ होते हैं। इसमें से ये जो फेज़ है यानी इस मासिक चक्र के पहले दिन से लगभग 4-5 दिन तक जो रक्त का स्राव योनि से होता है उसे ही पीरियड का नाम दिया जाता है। इसके अलावा 2 शब्द आप यहाँ देख रहे हैं, मेनाक तथा मेनोपॉज। तो बच्चों आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिस आयु पर मासिक धर्म की शुरुआत बालिकाओं में होने लगती है उसको मेनाक का नाम दिया जाता है और एक आयु तक ये पीरियड की प्रक्रिया चलती है और ये बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है और लगभग 45-50 वर्ष की आयु तक ये चलती है और सामान्यतः उस आयु पर आने के बाद ये समाप्त हो जाती है जिसे नाम दिया जाता है मेनोपॉज का। तो मासिक धर्म के अंत को मेनोपॉज कहा जाता है। तो बच्चों ये एक चक्रीय प्रक्रिया है और प्रत्येक माह प्रत्येक स्त्री को इस चक्र या प्राकृतिक जो चक्र है उसके तहत गुजरना होता है। इसके बाद बच्चों कुछ मिथक हमारे समाज में व्याप्त हैं मासिक धर्म को लेकर, उन मिथकों की हम चर्चा करते हैं। तो मिथक कई सारे हैं, आज हम उस मिथकों को तोड़ेंगे और जो सत्य है जो तथ्य है उसकी बात करेंगे। तो पहला मिथक आप यहाँ देख रहे हैं कि मासिक धर्म के समय लड़कियों को दौड़ने जैसे, नृत्य करने जैसे या व्यायाम करने जैसी जो ये सभी शारीरिक गतिविधियाँ हैं इनमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस दौरान यानी मासिक धर्म के दौरान छात्राओं को, बच्चियों को बिल्कुल जैसे कोई भी अन्य दिवस होता है उसी की तरह सभी कार्य करने चाहिए। ये एक प्राकृतिक चक्र है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इस कारण इसमें जो बच्ची की दिनचर्या है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उसे उस पीरियड से संबंधित जो भी उत्पाद आवश्यक हैं जैसे सैनिटरी पैड या साफ़ कपड़े का बना पैड उसे इस्तेमाल करना चाहिए और उसे इस्तेमाल करते हुए वो अपने दिन के सारे काम कर सकती है जैसे अपनी पढ़ाई, खेलना कूदना आदि। उसके बाद दूसरा मिथक देखते हैं। दूसरा मिथक ये है कि सैनिटरी पैड्स जैसे मासिक धर्म संबंधी उत्पादों को खरीदारी करते समय हमें विचारशील होना चाहिए और उन्हें घर ले जाने से पहले अपारदर्शी प्रकार के कागज में लपेट देना चाहिए। लेकिन यह बहुत बड़ा मिथक है। तथ्य ये है कि जैसे हम अन्य कोई भी उत्पाद लेते हैं वैसे ही इस पीरियड से संबंधित उत्पादों को हमें खरीद लेना चाहिए। भले पैड्स हो, टैम्पन्स हो या अन्य कोई पीरियड संबंधी उत्पाद हो, ये बिल्कुल शर्मनाक कार्य नहीं है और वास्तव में ये उत्पाद एक स्त्री, एक लड़की के स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो ये बिल्कुल शर्मनाक नहीं होते हैं। तीसरा मिथक देखते हैं। अगला मिथक है कि किसी लड़की को पीरियड्स के बारे में सार्वजनिक तौर पर बातचीत नहीं करनी चाहिए और ये हमारे समाज में माना जाता है कि नहीं, ये बात करने लायक विषय नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ा मिथक है। तथ्य ये है या सत्य ये है कि पीरियड के बारे में बात करना बिल्कुल भी शर्मनाक कार्य नहीं है। यह जो पीरियड की प्रक्रिया है ये विकास का एक अहम चरण है और इस दौरान लड़कियों में बहुत सारे शारीरिक बदलाव आते हैं और अगर किसी को भी पीरियड्स के बारे में कोई सवाल या चिंताएं या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो हमें आसानी से जिस भी व्यक्ति से हम कंफर्टेबल हों उससे जाकर बातचीत करनी चाहिए। आप अपनी अध्यापिकाओं से बात कर सकते हैं, आप नर्स दीदी से या डॉक्टर दीदी से बात कर सकते हैं, आपके परिवार में किसी से बातचीत कर सकते हैं। अगला मिथक ये है कि लड़कियों को अपने पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए। तो ये माना जाता है कि नहीं, एक ही जगह पर बंद रहें और नहाने धोने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ा मिथक है। तथ्य ये है कि प्रत्येक दिन नहाना आवश्यक है और इस दौरान यानी पीरियड्स के दौरान तो नहाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस दौरान पसीने और स्राव की वजह से फंगस या बैक्टीरिया के संक्रमण हो सकते हैं और हमारे गुप्तांग इन संक्रमणों से बचे रहें, इसलिए हमें बहुत अच्छे से साफ सफाई से रहना चाहिए। उसके बाद अगला मिथक ये है कि पीरियड शर्मनाक और अभिशाप होते हैं और लड़कियों और औरतों को ऐसे समय में पवित्र स्थानों या
रसोई आदि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, जो सत्य है वो क्या है कि नहीं, मासिक धर्म के समय हम महिलाएं, हम लड़कियां दूषित नहीं होती हैं। तो किसी अन्य को छूना या रसोई घर में ना जाना, या ये जो सारे मिथक हैं उन्हें हमें तोड़ना होगा और हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इस चीज़ को हमें सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले मिथक की। मिथक ये है कि जब किसी लड़की का मासिक धर्म शुरू होता है तो उसके बाद उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। ये बहुत बड़ा मिथक है बच्चों, क्योंकि मासिक धर्म का और लंबाई बढ़ने का आपसी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो ये सारे मिथकों को आप तोड़ेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को समझेगी और इन मिथकों को ज़रूर तोड़ेंगे। बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं दो सहेलियों की, दो बच्चियां जो एक ही क्लास में पढ़ती हैं। एक का नाम है रात्रि और एक का नाम है उजाला। तो यहाँ रात्रि को देख लेते हैं। रात्रि चाहती है कि वो बड़ी होकर पुलिस अफसर बने और उजाला भी ऐसा ही चाहती है। लेकिन अचानक से रात्रि को पता चलता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं और वो कहती है मुझे माँ को बताकर अपने अलग कमरे में चले जाना चाहिए। यानी रात्रि के परिवार में जो सामाजिक मिथक हैं उनके अनुसार ही उससे कार्य करवाया जा रहा है। पीरियड्स के दौरान उसे अलग कमरे में रहने को कहा जा रहा है और उसकी मम्मी कहती हैं कि अगले 5 दिनों तक तुम ना तो रसोई में आना और ना ही स्कूल जाना। तब रात्रि सोचती है कि मैं स्कूल और क्लास टेस्ट दोनों मिस कर दूंगी, यह सही नहीं है। यह सोचकर उसे बहुत दुख होता है। वो भावनात्मक रूप से बहुत परेशान होती है और उसे लगता है कि मेरा पुलिस अफसर बनने का सपना अब कहीं सपना ही ना रह जाए। और इसके स्थान पर हम बात करते हैं उजाला की। तो उजाला भी बड़ी होकर पुलिस अफसर बनना चाहती है। उजाला के भी पीरियड्स आ गए हैं और उजाला कहती है कि मैं ये पैड अपने स्कूल बैग में रख लेती हूँ और कल सुबह मुझे स्कूल जाना है। उसके बाद उजाला कक्षा में पढ़ रही है। उजाला प्रश्नों के जवाब दे रही है। उजाला स्कूल से वापस आती है और कहती है माँ मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तब उजाला की माँ कहती है कि नहीं बेटी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हारा कल टेस्ट है, तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ आपने इन दोनों बच्चियों की जिन कहानियों को समझा, वहाँ से स्पष्ट है कि एक बच्ची के घर में पीरियड्स को लेकर के जो पुराने मिथक हैं उन्हीं के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है, जबकि दूसरी बच्ची के घर में, उजाला के घर में, उन पुराने मिथकों को तोड़ा जा रहा है। तो मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे बिल्कुल उजाला की तरह समझदार होंगे, अपने परिवार के लोगों को भी इस बात को अवश्य समझाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्वच्छता की। तो प्रत्येक बच्चे को, बच्ची को अपनी स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो लड़कों के लिए जो स्वच्छता बिंदु हैं वो देख लेते हैं। तो लिंग को प्रतिदिन ठंडे या गुनगुने पानी से साफ कर लेना चाहिए। लिंग की ऊपरी चमड़ी को सावधानी से पीछे खींचते हुए निचली त्वचा को भी साफ करना आवश्यक होता है। उसके अलावा लिंग और अंडकोश की जो जड़ है, जो नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ भी सफाई करी जानी चाहिए। नहीं तो गंदगी और पसीना जमा हो जाता है और उस कारण से वहाँ अत्यधिक खुजली हो सकती है। इसी प्रकार जो लड़कियां हैं उसके लिए भी कुछ स्वच्छता बिंदु हैं। सभी लड़कियों को भी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसे बाहरी जननांगों को सिर्फ पानी से ही साफ करना चाहिए, अन्य कोई भी उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि योनि में हल्की गंध आ रही है तो यह बिल्कुल सामान्य है, इसके लिए चिंतित होने की बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं स्वच्छता संबंधी कुछ ऐसी आदतों की जो माहवारी के समय आपको स्वस्थ और खुशहाल रख सकती हैं। तो क्या क्या आप कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें सही उत्पाद का चुनाव करना चाहिए। जो भी पैड या टैम्पन्स या साफ सुथरा कपड़े का बना पैड जो आपको सुरक्षित और सही लगता है उसी का चुनाव करें। और उसके बाद हम बात करते हैं कि नियमित रूप से एक पैड अवश्य बदलना चाहिए। आप कपड़ा उपयोग कर रहे हैं, आप पैड उपयोग कर रहे हैं, उसे समय समय पर बदलते
करते रहें। इस्तेमाल किए गए उत्पाद का सही निस्तारण, तो जो भी उत्पाद आपने इस्तेमाल किया है उसका निस्तारण सही तरीके से ही किया जाना चाहिए। मासिक धर्म के समय नियमित स्नान करना, हम बात कर चुके हैं कि स्नान करना मासिक धर्म के दौरान कितना आवश्यक होता है। दिन में कम से कम 1 या उससे ज़्यादा बार अपने अंडरगारमेंट्स को बदल लेना चाहिए। उसके बाद सूती कपड़े के अंडरगारमेंट का प्रयोग करना चाहिए और सिंथेटिक कपड़े से हमें हमेशा बचना चाहिए। हर 4 से 6 घंटे में आप जो भी उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पीरियड्स के दौरान, आप पैड इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे अवश्य आपको बदल लेना चाहिए। उसके बाद सैनिटरी नैपकिन, कपड़ा या पैड जब आपने बदला है तो उसके बाद आपको साबुन से अपने हाथों को बिल्कुल अच्छे प्रकार से धो लेना चाहिए। इस्तेमाल किए हुए सैनिटरी नैपकिन को कागज में लपेटकर कचरा पेटी में ही फेंकना चाहिए। इसे यूं ही हर कहीं खुले में नहीं डाल देना चाहिए। उसके बाद घर में पैड बनाने के लिए केवल साफ मुलायम सूती कपड़ा ही इस्तेमाल हो। खुरदरे कपड़े का आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खुरदरे कपड़े से आपकी जो संवेदनशील त्वचा है उस पर नुकसान हो सकता है। कपड़े के पैड को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से धूप में खुले स्थान पर धो करके सुखाना चाहिए और गीले कपड़े का हमें कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीले कपड़े से इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद इस्तेमाल से पहले सैनिटरी नैपकिन या कपड़े को साफ सुथरी सूखी जगह पर ही रखना चाहिए। इन्हें ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां आर्द्रता हो, क्योंकि इस कारण से उसमें भी इन्फेक्शन करने वाले जीवाणु आदि उत्पन्न हो सकते हैं। तो बच्चों, ये सारी बातें आपको माहवारी के दौरान अवश्य याद रखनी चाहिए, ताकि आपकी माहवारी के कारण आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं किशोर मैत्री स्वास्थ्य केंद्र या उजाला क्लिनिकों की। ये उजाला क्लिनिक क्या है बच्चों? तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे राज्य राजस्थान में जो किशोरों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनमें से एक खास सुविधा है उजाला क्लिनिक्स। ये ऐसे क्लिनिक्स हैं जहां जाकर आप अपनी शंकाओं या चिंताओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वहां आपकी सहायता के लिए, आपके प्रश्नों को समझने और उनके जवाब देने के लिए आपको डॉक्टर दीदी मिलेंगी, डॉक्टर भैया मिल सकते हैं, नर्स दीदी या नर्स भैया आपको वहां पर मिल सकते हैं और आप उनसे जो प्रश्न पूछना चाहें बेहिचक पूछ सकते हैं। वो आपकी सहायता करने के लिए सदैव तैयार हैं। तो बच्चों, आज हमने हमारे इस मॉड्यूल का पहला भाग समाप्त कर लिया है। हम मिलते हैं आपसे इसी मॉड्यूल के दूसरे भाग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।